बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, बल्कि स्टार्ट किया था मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स के मेमोरी की खसूसियात क्या हैं, किन खसूसियात की बिना पर मेमोरी को हमने एक दूसरे से अलग किया है। टू टाइप्स की मेमोरी हमने डिस्कस की थी, एक हमारे पास सीक्वेंशियल थी, दूसरी हमारे पास रैंडम थी। और साथ में हमने ये भी देखा था कि कौन सी मेमोरी जो है वो परमानेंट डाटा स्टोर करती है और कौन सी मेमोरी जो है वो डाटा टेम्पररी स्टोर करती है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। मज़ीद जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे बुक्स में लिखी गई हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही, टोटल 5। तो आज के लेक्चर में हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो रह गई थी हमसे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली हमारे पास जो 3rd नंबर पे है वो है जी डाटा ट्रांसफ़र रेट। डाटा ट्रांसफ़र रेट, यहाँ पे रेट से मुराद है स्पीड, यहाँ से रेट से मुराद स्पीड है कि जो डाटा ट्रांसफ़र होगा बिटवीन मेमोरीज़, बिटवीन कंपोनेंट्स, जैसे कि रैम के अंदर के डाटा निकल के सीपीयू की तरफ जा रहा है, सीपीयू से रैम की तरफ जा रहा है, या हार्ड ड्राइव से डाटा लोड होकर रैम की तरफ आ रहा है, या रैम से वापस कहाँ जा रहा है, हार्ड ड्राइव की तरफ जा रहा है। तो कौन सी मेमोरी ऐसी होगी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कौन सी मेमोरी ऐसी होगी जिसकी स्पीड कम होगी। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन करेंगे। तो डिफिनीशन में हमारे पास लिखा हुआ है द स्पीड एट विच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम अ मेमोरी डिवाइस इज़ नोन एज डाटा ट्रांसफ़र रेट। सिंपल सी डिफिनीशन है कि वो स्पीड जिस स्पीड के साथ हम डाटा को टू मेमोरी की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या रैम की तरफ से या मेमोरी डिवाइस से डाटा फैच करते हैं, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। ये इसकी होगी डिफिनीशन। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स में डाटा ट्रांसफ़र रेट है, जो 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारे पास यहाँ पे लिखी गई हैं, कौन सी वाले में स्पीड ज़्यादा तेज़ है, कौन से वाले में स्पीड स्लो है, और क्यों फास्ट है, क्यों स्लो है, वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। एक हमारे पास है जी सीक्वेंशियल, दूसरे हमारे पास है रैंडम मेमोरी। सीक्वेंशियल का लास्ट टाइम भी मैंने लिखा था यहाँ पे कि जो सीक्वेंशियल होती है वो ऑलमोस्ट हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है परमानेंट मेमोरी, वो परमानेंट मेमोरी। और रैंडम हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है, रैंडम हमारे पास होती है टेम्पररी। ये मेरे पास होगी टेम्पररी मेमोरी, रैंडम वाली टेम्पररी होगी, और सीक्वेंशियल हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल तेज़ है, सीक्वेंशियल फास्ट है, या रैंडम फास्ट है, उसको हम देख लेते हैं। सीक्वेंशियल में लिखा गया है डाटा ट्रांसफ़र रेट इज स्लो इन दिस ड्यू टू मैकेनिकल मूवमेंट। सीक्वेंशियल में मैकेनिकल मूवमेंट होती है जिसकी वजह से डाटा क्या होता है, स्लो ट्रांसफ़र होता है एक डिवाइस से या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ। अब ये मैकेनिकल मूवमेंट क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हार्ड ड्राइव की, मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, सीक्वेंशियल परमानेंट मेमोरी है, तो हार्ड ड्राइव मेरे पास क्या है, परमानेंट मेमोरी है। अगर मैं हार्ड ड्राइव की बात करता हूँ तो हार्ड ड्राइव के इंटरनल स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरह होता है। अगर हम उसका आउटर जैकेट ओपन करें तो इस तरह उसके इनसाइड एक हमारे पास होती है सीडी टाइप, ठीक है, बिल्कुल राउंड में, और उसके काफ़ी लेयर्स होते हैं। एक लेयर्स नहीं होती, एक सीडी होती है, ठीक है, इस तरह बिल्कुल राउंडेड सीडी होती है, और उसके डिफरेंट लेयर्स बने होते हैं, ऐसे डिफरेंट लेयर्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होते हैं। जब हम हार्ड ड्राइव से डाटा को एक्सेस करते हैं तो वो जो लेयर्स होते हैं या जो प्लेट्स उसके अंदर लगी होती हैं, उनमें क्या होती है, रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, इस तरह उनमें रोटेशन स्टार्ट होती है, और वो रोटेट कर रहे होते हैं, और रोटेट करते करते हमें क्या कर रहे होते हैं, हमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये जो रोटेशन हो रही होती है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल मूवमेंट। ये जो रोटेशन हो रही है यहाँ पे, इसको हमने क्या कहा, मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है। और इसी मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो सीक्वेंशियल मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो स्लो होती है, क्योंकि इसमें हमारा बिट की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, और जैसे जैसे मैकेनिकल मूवमेंट हो रही होती है तो वो बिट की फॉर्म में डाटा हमारा रीड कर रहा होता है और हमें आउटपुट दे रहा होता है। इसके बरक्स मेरे पास दूसरी मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैंडम मेमोरी। इसमें क्या लिखा हुआ है, डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ फास्ट इन दिस ड्यू टू नो मैकेनिकल मूवमेंट। इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रैम हर किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन जो मेरे पास एक डिवाइस है,
USB के नाम से। पेन ड्राइव जिसे हम कहते हैं USB के नाम से हम इसको जानते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इसके। हम इसको कहते हैं फ्लैश, USB, पेन ड्राइव भी लोग कहते हैं इसको। अब ये क्या है, जब हम इसको क्या कर देते हैं, सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। आपने इसको सिस्टम के साथ अटैच कर दिया। अब आपका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका डाटा यहाँ पे इसके मदरबोर्ड, जो इसका सर्किट बोर्ड होता है छोटा सा, उसके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है। अब जब सिस्टम के साथ हम USB को अटैच कर देते हैं, USB में कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं हो रही होती, वो एक सिंपल एक चिप मेमोरी है। और जैसे ही आप उसको अटैच करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स के ज़रिए उसके अंदर जितने सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उन सेल्स के अंदर जो डाटा होता है वो हमें डायरेक्ट आउटपुट पे मिल जाता है। तो कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रैंडम मेमोरी है वो हमारे पास सिंपल क्या है, वो फास्ट है। रैंडम की ये एग्जाम्पल नहीं है, मैंने सिर्फ वर्किंग के लिए यहाँ पे क्या किया, USB को मतलब USB किस तरह काम करती है, क्योंकि 80 to 90% लोगों ने USB को यूज़ किया होता है, उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि USB किस तरह काम करती है। रैंडम की एग्जाम्पल हमारे पास है रैम। हम रैम की वर्किंग भी सेम इसी तरह है जिस तरह हमारे पास USB की है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे USB की एग्जाम्पल मैंने दी आपको। ये हमारा हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आज के टॉपिक का, डाटा ट्रांसफ़र रेट। और हमने देखा कि दो कंपैरिजन अगर हम करें दो मेमोरीज़ के दरमियान, तो कौन सी वाली फ़ास्ट है, कौन सी वाली स्लो है, और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से कौन सी वाली फ़ास्ट और कौन स्लो है। सेकंड नंबर पे मेरे पास आ जाती है जी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मैंने जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मेमोरी के अंदर भी हमने कैपेसिटी का वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैप है। अब इस कैप की कैपेसिटी कितनी है, इस कैप की इतनी कैपेसिटी है, जस्ट दिस। इसमें कितना डाटा स्टोर कर सकता हूँ, मुझे अगर कुछ लिक्विड लेना है तो मैं इसमें कितना स्टोर कर सकता हूँ, सिर्फ इतना स्टोर कर सकता हूँ जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो इसी तरह मेमोरी के अंदर क्या है, मेमोरी के अंदर जो स्पेस अवेलेबल होती है, द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन एनी मेमोरी इज़ नोन एज स्टोरेज कैपेसिटी। जो उसकी स्पेस अवेलेबल होती है, जितनी स्पेस अवेलेबल होती है, उसी स्पेस को हम नाम दिया है स्टोरेज कैपेसिटी का। तो वो किसी भी मेमोरी में हो सकती है, चाहे वो सीक्वेंशियल मेमोरी है, चाहे वो रैंडम मेमोरी है। तो हम क्या करते हैं, हर दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अब हम देख लेते हैं कि किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, और क्यों ज़्यादा है क्यों कम है, उसका रीज़न भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। टेम्पररी का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लो कैपेसिटी है, और परमानेंट का मैंने लिखा है यहाँ पे मोर कैपेसिटी है। टेम्पररी में क्या है, टेम्पररी में आपके जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं वो मेरे पास हो गया रैम हो गया, कैशे हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। और जो परमानेंट है इसमें मेरे पास क्या है, इसमें हार्ड ड्राइव हो गया, SSD हो गई, ये चीज़ें मेरे पास परमानेंट में यूज़ होती है। मैंने यहाँ पे लिखा कि इसकी लो कैपेसिटी है और इस दूसरे की मोर कैपेसिटी है। क्यों कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी लो क्यों है, इसका रीज़न क्या है। इसकी लो इसलिए है कि ये जो रैंडम या रैम हमारे पास कंपोनेंट है, इसको हमने किसी स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं किया। इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया है, इसको टेम्पररी, इसको मैंने यूज़ किया है टेम्पररी स्टोर डाटा। क्यों, क्योंकि वो हेल्प करे किसकी, CPU की। CPU की हेल्प करेगा। CPU जब प्रोसेसिंग करेगा तो रैम ने क्या किया है, रैम ने उसके लिए डाटा स्टोर किया हुआ है जो कि एक्टिव डाटा है, जो कि यूज़र ने लोड किया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास यूज़र है। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र के पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है या डाटा है, कुछ भी। यूज़र ने वो प्रोग्राम क्या कर दिया, लोड कर दिया। जैसे यूज़र उस पर डबल क्लिक करता है, प्रोग्राम लोड हो जाता है। कहाँ पे, प्रोग्राम लोड होता है रैम के अंदर। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम रैम के अंदर लोड हो जाता है, रैम ने उसका क्या करना है, रैम ने उसका कुछ भी नहीं करना। रैम ने सिंपल वो प्रोग्राम आपका क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है, किसकी तरफ, CPU की तरफ फॉरवर्ड कर देना है। क्योंकि यूज़र ने जो प्रोग्राम यहाँ पे लोड किया है P1, उसके पास तो पहले से स्टोर था। और ये कहाँ पे स्टोर था, पहले हार्ड ड्राइव के अंदर, ये पहले से स्टोर है। हार्ड ड्राइव से डेटा उसने क्या कर दिया, लोड कर दिया रैम के अंदर।
और रैम ने क्या किया, रैम ने थोड़ा से वक्त के लिए उसको स्टोर किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया किसको, सीपीयू को। सीपीयू उसको क्या करेगा, सीपीयू उसको सिंपल प्रोसेस कर देगा और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो किसको दे देगा, वो दे देगा यूज़र को, लेकिन किसके थ्रू देगा, रैम के थ्रू देगा। तो इस वजह से सीपीयू सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास टेम्पररी जो कि रैम कंपोनेंट है वो क्या करता है, थोड़े वक्त के लिए डाटा स्टोर करता है सीपीयू की मदद के लिए, ताकि सीपीयू को जब प्रोसेसिंग करनी होती है, एक डाटा को वो प्रोसेस कर रहा होता है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास क्यू में डाटा आया होता है तो रैम उसको थोड़े वक्त के लिए स्टोर कर देता है, ताकि सीपीयू जब फ्री हो जाए तो रैम नेक्स्ट वाला डाटा फॉरवर्ड कर देता है सीपीयू की तरफ। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको हमने टेम्पररी रखा हुआ है और इसकी कैपेसिटी हमने लो रखी हुई है, ताकि सिर्फ मदद के लिए करता रहे, सीपीयू को आगे डाटा फॉरवर्ड करता रहे। दूसरी तरफ हमारे लिखा है परमानेंट, परमानेंट की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी क्यों ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा रखी गई है क्योंकि ये क्या है, यूज्ड फॉर बैकअप स्टोरेज। इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम इस मकसद के लिए करते हैं, यूज़र ने जब अपने डाटा का बैकअप रखना होता है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब बैकअप क्या है, बैकअप हमारे पास सिंपल डाटा होता है जो कि यूज़र ने कब यूज़ करना होता है, इन फ्यूचर। यूज़र ने इन फ्यूचर यूज़ करना होता है, तो फ्यूचर के लिए यूज़ के लिए वो अपना डाटा कहाँ पे स्टोर करता है, वो अपना डाटा हार्ड ड्राइव या एसएसडी के अंदर स्टोर करता है कि कल को, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद जब उसको इस डाटा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, वो सिंपल इस डाटा को ओपन करेगा और यूज़ कर लेगा जैसे भी उसने यूज़ करना होता है। तो इसलिए इसकी कैपेसिटी हम ज़्यादा रखते हैं, ताकि यूज़र को अगर ज़्यादा डाटा स्टोरेज की ज़रूरत है, यूज़र का डाटा ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, वो इजीली अपनी हार्ड ड्राइव या एसएसडी के अंदर अपना डाटा स्टोर कर सकता है। इस मकसद हम तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि टेम्पररी की कैपेसिटी लो क्यों है और परमानेंट की कैपेसिटी मोर क्यों है। लास्ट हमारे पास जो मेमोरी के करैक्टरिस्टिक्स आता है वो है जी कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, सिंपल मनी, कि आपने जो मेमोरी ख़रीदनी होती है, जो कंपोनेंट आपने ख़रीदना होता है, लाजमी बात है आपने उसके लिए पेमेंट करनी है। अब वो पेमेंट को यहाँ पे नाम दिया गया है कॉस्ट का। कॉस्ट की क्या डिफिनीशन लिखी गई है, जी द प्राइस ऑफ मेमोरी इज़ नोन एज कॉस्ट, के जो मेमोरी के लिए आप पेमेंट करते हैं, जो प्राइस देते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने कॉस्ट का नाम दिया है। दूसरा पॉइंट सिंपल सा क्या लिखा गया है, कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ स्पेस। कॉस्ट जो हमारे पास है वो अमाउंट ऑफ स्पेस मीन जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करती है। अब अमाउंट ऑफ स्पेस क्या है, जैसे कि सपोज फ़र्ज़ करें मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है 100 GB की एंड दूसरी हार्ड ड्राइव है मेरे पास 500 GB की। तो कॉमन सेंस की बात है कि जितनी आपके पास स्पेस ज़्यादा होगी उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि मेरे पास 500 GB है तो इसकी क्या होगी, हाई कॉस्ट होगी, क्योंकि इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ज़्यादा है। और ये हार्ड ड्राइव जो कि 100 GB की है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी लो कॉस्ट होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो अमाउंट ऑफ स्पेस है वो क्या है, कम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ स्पेस पे। जितनी ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए होती है उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और जितनी कम आपको स्पेस चाहिए होती है उतनी कम आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को पे कर सकते हैं। तो ये 5 हमारे पास बुक के अंदर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लिखे गए थे। 2 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और आज की वीडियो में ये तीनों भी हमने देख लिए कि ये 3 कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र रेट, हमने स्पीड के बारे में बात की, कैपेसिटी, हमने कैपेबिलिटी के बारे में बात की कि कितनी कैपेबिलिटी होती है मेमोरी के अंदर कि वो डाटा स्टोर कर सके, और लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट है वो कॉस्ट का है। हमने ये देखा कि कॉस्ट किस तरह डिपेंड करती है कैपेसिटी पे,
तो आई होप कि इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।